क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चौथा लेसन जो हमारा है बैंकिंग और मौद्रिक नीति, उसका हम अभ्यास करेंगे। पुराने समय में जब बदलाव पद्धति थी, साटा पद्धति थी, वस्तु विनिमय प्रथा था, तब मुद्रा का उद्भव नहीं हुआ था। लेकिन मुद्रा का उद्भव होने पर उस पर नियंत्रण रखने के लिए, विनिमय रखने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? बैंक की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे जो बैंकिंग है वो बैंक शब्द में से आया है। तो बैंक शब्द कहाँ से आया है वो हम पहले जानेंगे। तो बैंक शब्द अर्थात कहाँ से आया है? अंग्रेजी शब्द से आया है और उसका अर्थ क्या होता है? जत्था होता है। और संस्कृत में इसका अर्थ होता है भंड। भंड अर्थात के पूंजी का जत्था। और जो बैंक जो शब्द है, दो शब्द है, फ्रांस वो बैंका और इटली बैंक्यू, वो शब्द में से बैंक शब्द का अर्थ हुआ है। यहाँ पे बैंक जो है पुराने समय में क्या हुआ था? मुद्रा का विनिमय होता है, लेन देन होता था। किसी को क्या करना, अपनी बचत देनी थी किसी को, और किसी को क्या करना था? ऋण प्राप्त करना था। तब लोग साथ में मिलकर एक बेंच पे बैठते थे और क्या करता है? ऋण आदान प्रदान करने का कार्य करते थे। तो उसके कारण बैंक शब्द में से कौन से शब्द का उद्भव हुआ है? यहाँ पे बैंक शब्द का उद्भव हुआ। सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई? ये क्वेश्चन आता है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कब हुई थी? कहाँ पे? स्पेन में। कब? तो 1401 में हुई थी। और बैंक का नाम का क्या था? बैंक ऑफ बार्सिलोना। क्या नाम था? बैंक ऑफ बार्सिलोना। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए में और बी में भी आता है। मुद्रा का कार्य, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो मुद्रा का कार्य तो विनिमय का होता है, लेन देन का होता है। वो कार्य करने के लिए बैंक का उद्भव हुआ। फिर बाद में विनिमय, मूल्य का संग्रह करना, संग्रह करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? एक किसी मुद्रा की। और मापन के लिए, मापदंड के कार्य के लिए, वो मुद्रा का कार्य करने के लिए बैंक की आवश्यकता हुई। और मुद्रा की सुरक्षा रखने के लिए, सेफ रखने के लिए आवागमन, आना और जाना, बैंक रकम जमा करना और कैसा करना? ऋण प्रदान करना, उसका देखरेख रखना, किस तरह से देखरेख, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करने के लिए संस्था की आवश्यकता हुई। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थतंत्र में मुद्रा की सुरक्षा करना, फिर उसका आवागमन से ध्यान रखना, और बैंकों की अलग अलग संस्था पे क्या करने के लिए? उसका नियंत्रण करने के लिए बैंक की आवश्यकता हुई। ठीक है, यहाँ पे बैंक का अर्थ आपको दिया गया है। मांगे जाने पर, जब बैंक में जो व्यक्ति ने पैसा रखा है, अपनी बचत सेविंग की है, वो रखी है, तो जब वो मांगे, जितनी मांगे उतने प्रमाण में, उतनी मुद्रा क्या करना? उसको वापस लौटाएगी तर्ज पे ऋण प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या है? बचत एकत्रित करना। तो ऐसी संस्था को क्या कहा जाएगा? बैंक कहा जाएगा। तब वापिस देखते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा जितना पैसा मांगा जाए, जब उतनी जितना मांगा जाए, ठीक है, उसको वापस लौटाना, मतलब कि ऋण प्रदान किया है जितना, जैसे कि 1 लाख का उसका ऋण की आवश्यकता है और बैंक ने क्या किया? वो ऋण दिया है, लेकिन उसको समझकर क्या करना पड़ेगा? उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और दूसरा कार्य क्या है? लोगों की बचत एकत्रित करने वाली संस्था को क्या कहा जाएगा? बैंक कहा जाता है। बैंक के प्रकार में आता है व्यापारी बैंक। एक होती है मध्यस्थ बैंक, जो कौन सी है? RBI है हमारे भारत की देश की। लेकिन दूसरी बैंक कौन सी है? व्यापारी बैंक है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यापारी बैंक का कार्य क्या है? फर्स्ट, बाजार प्रजा की बचत स्वीकारना, लोगों के द्वारा जितनी भी बचत होती है, जितना भी सेविंग्स होता है, उसको क्या करना? स्वीकार करना, उसको सुरक्षित रखना। और दूसरा, ऋण देना, जो व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता है उतने प्रमाण में क्या करना? उसको ऋण देना। फिर सरकार की एजेंसी तरीके से, सरकार के द्वारा जब विनिमय पत्र प्रकाशित किया जाता है या तो करेंसी प्रकाशित की जाती है, तो उनके द्वारा सरकार का कार्य नहीं करती है, लेकिन उनके बदले में कौन कार्य करता है? व्यापारी बैंक एजेंट के तरीके से, अर्थात के प्रतिनिधि स्वरूप से वो क्या करती है? कार्य करती है। और दूसरा आता है उसके अंदर ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापारी बैंक के मुख्य कितने कार्य है? तो आप इस तरह से इसका सेक्शन बी में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। कैसे? प्रजा की बचत का स्वीकार करना, जिसको चाहिए उसको ऋण देना, और सरकार के एजेंट के स्वरूप में क्या करना? कार्य करना। ये सारे कार्य किसके हैं? व्यापारी बैंक के कार्य। व्यापारी बैंक के जो कार्य है, इसमें 2 भाग में बांटा गया है। एक है मुख्य कार्य, ठीक है, दूसरा है गौण कार्य दिया गया है। मुख्य कार्य में पहला चालू खाता। चालू खाता अर्थात क्या होता है? करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट सामान्य व्यक्ति नहीं खुलवा सकता है, लेकिन जो व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके व्यवहारों का प्रमाण कैसा है, अधिक है, ऐसे व्यक्ति ही चालू खाता खुलवा सकते हैं। चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है, ऊपर से क्या लिया जाता है, चार्जिस लिया जाता है। एक व्यवहार की मतलब के पैसे विड्रॉ करने की क्या की जाती है, व्यवहार जो भी होता है विड्रॉ करना या जमा करना, उसकी संख्या तय कर दी जाती है। वो व्यवहार से अधिक प्रमाण में व्यवहार हो जाता है तो क्या लिया जाता है, खातेदार से ब्याज लिया चार्जिस लिए जाते हैं और इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये किसके लिए उपयोगी है, व्यापारियों के लिए। दूसरा है बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है और ये सामान्य व्यक्ति जिसकी बचत होती है, वो बचत करना चाहता है, वो बचत खाता क्या कर सकता है, खुलवा सकता है और इसके अंदर आप जब चाहे तब क्या कर सकते हो, पैसा विड्रॉल कर सकते हो। फिर है सावधि जमा खाता, इसके अंदर रिकरिंग अकाउंट भी आता है। रिकरिंग अकाउंट अर्थात क्या, आप मंथली क्या कर सकते हो, पैसा जमा करवा सकते हो। जैसे कि आपने मंथली आपकी 500 रुपीज़ की क्या होती है, सेविंग्स होती है, तो आप हर महीने क्या कर सकते हो, 500 रुपीज़ जमा करवा सकते हो। तो उसे क्या कहा जाता है, रिकरिंग अकाउंट कहा जाता है। बचत खाते से अधिक प्रमाण ब्याज दर मिलता है। सावधि अकाउंट मतलब एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको निश्चित समय के लिए क्या करना पड़ता है, रकम जमा करवानी पड़ती है। जैसे कि 1 लाख रुपया हो, आपने 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए क्या किया है, जमा कीजिए तो आपको उतना ब्याज दर मिलेगा। समय अवधि जितनी लंबी उतना इंटरेस्ट का दर भी कितना होता है, अधिक होता है। बीच के समय में यदि आपकी एफडी छुड़वाना चाहते हैं तो उसमें सेविंग्स अकाउंट में जितना क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन बचत खाते सेविंग्स अकाउंट से सावधि जमा खाता में ब्याज का दर का प्रमाण कैसा होता है, अधिक होता है। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्याज का दर भी कैसा होता है, बढ़ता जाता है। फिर आगे आता है मुख्य कार्य में दूसरा, ये क्या था, मुख्य कार्य में जमा स्वीकार करना, बचत का स्वीकार करना। अभी आता है ऋण की सुविधा। जो व्यक्ति को उद्योगकार हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो जिसको ऋण की आवश्यकता होती है, वो बैंक क्या करती है, प्रोवाइड करती है। आगे भुगतान एवं निकास की सुविधा। आपको जितनी बार पैसा विड्रॉल करना होता है वो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। बैंक में आपको इसके लिए पावती भी मिलेगी, या तो आपको एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड के द्वारा भी क्या कर सकते हो, आपकी रकम में से आप विड्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है साख सर्जन करना। साख सर्जन करना अर्थात क्या होता है, जितनी रकम होती है उससे अधिक प्रमाण में आप क्या करते हो, ऋण देते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, साख सर्जन करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है नकद रक्षित कोष का प्रमाण। हर एक बैंक को निश्चित रकम क्या करनी पड़ती है, अपने अकाउंट में अपने पास नकद रखनी पड़ती है। जैसे कि आप समझने के लिए इजी नंबर लेते, 100 रुपये की जितनी आपके पास अमाउंट बचत कैसी है, तो उसमें से आप 20% क्या करना है, आपको अपने पास नकद रखनी है, तो 20 आया। और 80 कैसा है, आप ऋण प्रदान कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऋण दे सकते हो, लोन तरीके से दे सकते हो। तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ये रकम आपको कैश तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन जैसे कि आप समझ लो, एक व्यक्ति को आपने क्या दी, 80 रुपया दिया, ठीक है, तो 80 रुपये दिया तो बैंक के अकाउंट में उसकी रकम क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। फिर क्या होगा, उसमें से भी 20% क्या करोगे, आपको अपने पास नकद रखनी पड़ेगी, तो कितनी आएगी, 16। और बाकी की रकम आप क्या कर सकते हो, बी व्यक्ति को दे सकते हो। तो इस तरह से जो यहाँ पे आपके पास 80 रुपये थे, उसमें से आप क्या करते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो है कितना सिर्फ आपके पास 80 रुपया ऋण देने के लिए, उसकी जगह पे जो रकम बनती है एक्स्ट्रा, उसे कहा जाता है साख सर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे साख सर्जन अर्थात जो नकद रूप से रखना है, उसके बाद की जो रकम बचती है उसमें से आप क्या कर सकते हो, बैंक क्या कर सकती है, वो रकम ऋण के स्वरूप में अन्य व्यक्ति को दे सकती है। और जो अमाउंट बढ़ती है, जैसे कि यहाँ पे कितना था, 100 था, उसमें से 80 था, 80 का हो गया, ऋण देते रहते 160 हो गया, तो जो 60 रुपीज़ हुआ यहाँ पे डिफरेंस, वो क्या हुआ, साख सर्जन हुआ।
क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। आगे का टॉपिक लेते हैं, आंतरिक बैंकिंग व्यवहार। ये व्यवहार किसके बीच में है? दो बैंकों के बीच में है। जब बैंक को किसी कारणवश अधिक पैसे की आवश्यकता हो जाती है तो एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करती है? मदद करती है, तो दीर्घकालीन समय के लिए या तो शॉर्ट पीरियड के लिए। यदि बैंक ने क्या किया है, निश्चित थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए एक बैंक ने दूसरी बैंक को क्या दिया है? ऋण प्रदान किया है, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉल मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉल मनी। और कॉल मनी पे इंटरेस्ट जो दिया जाता है, एक बैंक ने दूसरे को ऋण दिया तो उसको क्या देना पड़ेगा? ऋण पे तो ब्याज लगता ही है, तो जो इंटरेस्ट होता है उसे कहा जाता है कॉल मनी इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉल मनी इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं गौण कार्य। ग्राहक को एजेंट के रूप में कार्य करना। बैंक के द्वारा अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की फैसिलिटीज मिलती है, जिसके अंदर आप कीमती अपने सामान क्या रख सकते हो? सेफ रख सकते हो। फिर एक जगह से दूसरी जगह पे आप क्या कर सकते हो? पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट है इस तरह से। फिर दूसरा है सूक्ष्म धिराण, सूक्ष्म ऋण की फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है, सामान्य व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है, वो समय पे ये बैंक क्या करती है? सूक्ष्म ऋण भी लेती है। ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ग्राहकों के द्वारा एजेंट, जैसे कि लाइट बिल भरना है, बीमा प्रीमियम भरना है, ठीक है, तो वो सबका समावेश किसमें होता है? एजेंट के रूप में कार्य में होता है। दूसरा है परिवर्तन समय के साथ आधुनिक सेवाएं। बैंक के द्वारा परिवर्तन के साथ आधुनिक सेवाएं भी दी जाती है, जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी। इसके द्वारा शॉर्ट पीरियड में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से डीमैट अकाउंट, शेयर का क्रय विक्रय, जामीनगिरी का क्रय विक्रय करने के लिए आपको क्या करना है? बैंक में जैसे अकाउंट खुलवाते हैं ये 3, वैसे ही एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? निश्चित रकम भरने के बाद सेविंग्स रखनी होती है, अमाउंट रखनी होती है। उसके बाद आप जामीनगिरी, शेयर, डिबेंचर ऐसा क्रय विक्रय कर सकते हो इसमें डीमैट अकाउंट पे। तो हमने क्या देखा? पहले तो बैंक का अर्थ कहाँ से आया, फिर उसके कार्य, व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य और गौण कार्य का हमने अभ्यास। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।